आज क्रिप्टो की दुनिया में 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं सर्कुलेशन में। ऐसे में लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज क्यों हैं? बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और बाकी हज़ारों क्रिप्टो क्यों बनाए गए हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? ये सब एक दूसरे से अलग कैसे हैं? और ऐसी क्या प्रॉब्लम ये सब अलग अलग सॉल्व करते हैं? और इनमें से कई इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? सही में ये सारे कॉइन्स कुछ करते भी हैं या फिर हिंदी फिल्म की हीरोइनों की तरह इनका होना ना होना एक जैसा ही है? और क्या क्रिप्टो सिर्फ एक बबल है या फिर इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज के इस सेशन में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, क्रिप्टो करेंसी के जन्म से लेके अब तक का सफर। और वीडियो शुरू होने से पहले एक बात बता दूं, दावा करता हूं क्रिप्टो को जितने आसान भाषा में आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा उससे भी ज्यादा आसान अभी समझाने वाला हूं। आपको पूरा निचोड़ आपके लिए लेकर के आया हूं क्रिप्टो के बारे में। एक्चुअली मेरा एक एम होता है कि पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को इतने इजी तरीके से समझा दूं कि इतनी आसान भाषा में आपको समझा दूं जितना आज तक किसी ने ना समझाया हो, ताकि आपके अंदर पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी घबराहट ना हो, ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है या ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, छोड़ो यार ये सब एफडी कर लेते हैं। एफडी से बाहर निकलो सर, एफडी से आगे बढ़िए। एफडी से आगे बहुत कुछ है दुनिया में। हाँ, एफडी का पर्पस अलग है, वो इमरजेंसी फंड के लिए बहुत अच्छा है। इमरजेंसी फंड में एफडी का रिप्लेसमेंट भी नहीं है, ये बात भी बता दूं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल ग्रो करने के लिए एफडी बहुत छोटी सी चीज है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है मार्केट में। क्रिप्टो है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, रीट है। बस सही नॉलेज होनी चाहिए ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए। और अगर नहीं है नॉलेज तो मैं दूंगा ना आपको ऑप्शन आपको, तो टेंशन नॉट। इसलिए आखिर तक बने रहना, क्योंकि एंड में ये बताऊंगा कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी कितनी बढ़िया है, फ्यूचर में कितना रिटर्न देगी और ये कैसे पता लगाएं, उसके लिए कौन से फंडामेंटल या पैरामीटर्स देखने चाहिए, ये सब। तो सबसे पहले बताता हूं बिटकॉइन, द ओरिजिनल क्रिप्टो, यानी इसको ओजी क्रिप्टो भी कहते हैं। बिटकॉइन क्यों इन्वेंट हुआ, इसका जन्म क्यों हुआ, बनाया क्यों इसको? देखो भैया, इसको ऐसे समझो कि आप अपने पैसे बैंक में रखते हो, तो सोचो अगर बैंक ही फेल हो जाए, बंद हो जाए, तो आपका पैसा तो गया काम से ना, गया तेल लेने के लिए पैसा आपका। 2008 में अमेरिका में यही हुआ था, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसने पूरी दुनिया को चपेट में लिया था। बड़े बड़े बैंक्स फेल होने लगे थे, लोगों का पैसा डूबने लगा था और इस सब बैंक्स पे लोगों का ट्रस्ट खत्म होने लगा था। तब एक पागल आदमी जिसका नाम सतोशी नाकामोतो था, आदमी था, कंपनी था, ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा कोई आया, उसने सोचा अगर बैंक गलती करता है तो हमारा पैसा डूब जाता है। मतलब ये तो वो बात हो गई कि पढ़ाई रमेश ना करे और फेल सुरेश हो जाए। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता जहां हम अपना पैसा खुद कंट्रोल करें, बिना किसी बैंक या बिना किसी गवर्नमेंट के? तब उसने बनाया बिटकॉइन, एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो किसी भी देश की गवर्नमेंट या बैंक पे डिपेंडेंट ना हो, जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब बस वो किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में ना हो, जो पूरी दुनिया के लिए कॉमन हो। ऐसा नहीं है कि इस देश की अलग और उस देश की अलग, यह भी नहीं होना चाहिए, जिसे दुनिया का कोई भी आदमी सेंड और रिसीव कर सके बिना किसी परमिशन के, बिना किसी मिडिल मैन के, और जहां सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिकॉर्ड हो। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो बिटकॉइन ने करेंसी पर बैंक्स की मोनोपोली को खत्म कर दिया और दुनिया को बैंक्स का अल्टरनेटिव बना दिया। मतलब बैंक का भी कोई ऑप्शन है भैया, बिटकॉइन है। अब सवाल यह उठता है कि जब बिटकॉइन इतना अच्छा है और उसने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, तो उसके बाद और क्रिप्टो करेंसीज क्यों बनाई गई? बिटकॉइन से ही सारा काम कर लेते हैं। तो चाचा, हर नया क्रिप्टो एक नया आइडिया और एक नया इंप्रूवमेंट लेकर आता है। जैसे आप मोबाइल फोन के एग्जांपल देखो, पहले नोकिया था, फिर आईफोन्स आए, एंड्रॉयड आए, सबने कुछ नया नया ऑफर किया, सबने कुछ नई नई प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसी तरीके से हर क्रिप्टो का अपना एक यूनिक पर्पस होता है जो बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो पूरा नहीं कर पाते। इसको ऐसे सोचो कि बिटकॉइन एक साइकिल था,
उसके बाद लोगों ने सोचा अच्छा तो है लेकिन थोड़ा फास्ट चले तो और मजा आ जाएगा, तो स्कूटर आ गया। फिर लोगों को लगा कि एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए जो 4-5 लोगों को बिठा कर लेकर के चले। फिर कार का आविष्कार हो गया। ऐसे ही बिटकॉइन के बाद और नए नए क्रिप्टो करेंसीज आते चले गए और सब अपना एक नया सोल्यूशन लेकर के मार्केट में किसी ना किसी पेंट पॉइंट को पकड़ करके सोल्यूशन देते चले गए। तो आज आपको एक एक करके सारे मेजर क्रिप्टो के एग्जाम्पल समझाता हूं और क्यों वो आए, उनका पर्पस क्या था, वो सब समझाता हूं। देखो, पहला तो मैंने आपको बताया बिटकॉइन क्यों आया। अब दूसरा बताता हूं XRP। ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो था XRP, जो 2012 में लॉन्च हुआ। ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया गया था। इनको बैंक्स का क्रिप्टो भी कहते हैं। इसने इंटरनेशनल पेमेंट की प्रॉब्लम को बड़ा सॉल्व किया है। कैसे, समझाता हूं। सोचो कि आपको इंडिया से यूएसए पैसा भेजना है। बैंक बोलता है 3 दिन लगेंगे, 800 की फीस लगेगी। अब आप बोलोगे भैया एक तो इतना स्लो, 3 दिन लगाओगे और ऊपर से 800 की फीस भी लोगे तो महंगा भी है। इस प्रॉब्लम को XRP ने पकड़ लिया और बन गया एक दोनों के बीच ब्रिज करेंसी, जिसे बैंक यूज करते हैं फास्ट और चीप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए। अब जैसे SBI ने यूएसए में सिटी बैंक को पैसा भेजना हो, मान लो SBI को, भारत की जो SBI है, यूएसए की सिटी बैंक को पैसा भेजना हो, तो दोनों बैंक यहां पर XRP यूज करेंगे। नहीं समझे, समझाता हूं। रमेश इंडिया में है, भैया रमेश ले लो, सुरेश ले लो, जो भी नाम लेना है। आपका देसी आदमी रमेश इंडिया में है, उसका दोस्त जॉन यूएसए में रहता है। रमेश को जॉन को 1 लाख रुपए भेजना है। अब दिक्कत यह है कि इंडिया की करेंसी रुपीज है, यूएसए की करेंसी डॉलर है। अब रमेश जाएगा अपने बैंक SBI में और उसको 1 लाख देगा और SBI वाला पहले 2 घंटा लगा करके अपना लंच निपटाएगा, फिर बोलेगा कि मैं अपने यूएस पार्टनर, मान लो सिटी बैंक ही मान लो, उसके जरिए ट्रांसफर करूंगा। अब इसमें बहुत सारे झंझट बीच में आएंगे भैया। क्या? करेंसी कन्वर्जन आएगा, मल्टीपल बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्विफ्ट कोड होगा, प्रोसेसिंग फीस लगेगी, टाइम डिले होगा और नतीजा 800 से लेकर 1500 तक की फीस प्लस 2 से 3 दिन का वेट अलग। ठीक है, क्योंकि इंडिया का बैंक अलग है, वहां का बैंक अलग है, देश अलग है, तो ये सारी प्रॉब्लम होने वाली है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैदा होता है कौन? मिथुन चक्रवर्ती? नहीं, XRP। तो XRP एक ब्रिज करेंसी बन जाता है। रमेश 1 लाख रुपए SBI बैंक को देता है। इसको ऐसे समझो, SBI वाला लंच तुरंत खत्म करके उस 1 लाख रुपए को XRP की करेंसी में कन्वर्ट करता है और उस XRP को यूएस के सिटी बैंक के वॉलेट में तुरंत जमा कर देता है। वहां सिटी बैंक XRP को तुरंत डॉलर में कन्वर्ट करके जॉन को पैसे दे देता है। और यह सब कुछ करने में समय कितना लगा मालूम? 5 सेकेंड्स से भी कम। और चार्जेस कितने लगे मालूम? 5 से 10 रुपए के आसपास लगेगा। और क्या मतलब, XRP दुनिया की किसी भी 2 करेंसीज के बीच एक यूनिवर्सल कनेक्टर बन जाता है। चाहे किसी भी 2 देश में हो, चाहे किसी भी 2 बैंक में हो, यूनिवर्सल कनेक्टर बन गया है। 2 अलग देशों के बैंक के बीच एक ऐसा एक्सप्रेस वे ये बन जाता है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को सुपर फास्ट और सुपर चीप यानी सस्ता बना देता है। आसान भाषा में कहूं तो बिटकॉइन ने बैंक से बगावत की और उसके खिलाफ काम किया, जबकि XRP बैंक के साथ मिलकर काम करता है। मजा आया सुन करके? तीसरी करेंसी बताता हूं, वही आजकल जो सब लोग जानते हैं, इथेरियम। देखो, XRP के बाद 2015 में आता है इथेरियम। अब जिसको क्या नाम था उनका, वितलिक बटेरियन करके कोई नाम था, उस आदमी ने इसको बनाया था। वो वितलिक भाई ने सोचा कि अगर पैसा डिजिटल हो सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट्स, डील, ये सारे काम भी तो डिजिटल हो सकते हैं। क्यों ना उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाकी बड़े बड़े काम को भी किया जाए भैया। और इसी सोच के साथ इथेरियम ने इंट्रोड्यूस किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, डील करते हो, आप कोई कंपनी बनाते हो, पार्टनरशिप में डील करते हो, किसी भी तरह का डील, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब डिजिटल हो जाए। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे? समझाता हूं। देखो भैया, ये एक तरह के डिजिटल अग्रीमेंट होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। जब सारी कंडीशन मीट हो जाती है, अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे? इसको ऐसे समझो कि सोचो आपने अपने दोस्त से शर्त लगाई कि अगर जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप जीत गया तो मैं तुम्हें 1 इथेरियम दूंगा। अब या तो आप खुद उसको याद रखोगे
ठीक है, या फिर उसको लिख कर दोगे कि हमारे बीच ये शर्त लगी है। लेकिन इथेरियम पे ये डील अगर कोड बन जाती है, एक डील कोड में बन गई वहां पर, तो जिम्बाब्वे के वर्ल्ड कप जीतते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके खाते से एक इथेरियम उसको ट्रांसफर कर देगा आपके फ्रेंड को। इसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर आपको अपने दोस्त को फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं शर्त जीत चुका हूं या तू शर्त जीत चुका है। कौन जीता हारा उससे मतलब नहीं है। जो जीता इथेरियम अपने आप आपके अकाउंट से एक इथेरियम उसको ट्रांसफर हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि बिना किसी आदमी के इंटरफेरेंस के डील अपने आप एग्जीक्यूट होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक और एग्जांपल देता हूं आपको। इंश्योरेंस क्लेम का एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सच में है, नाम है उसका इथेरसिक करके कुछ नाम है ऐसा, जो इथेरियम का इस्तेमाल करता है टू ऑटोमेट इंश्योरेंस क्लेम विथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे? मान लो आपने फ्लाइट डिले का इंश्योरेंस लिया है, होता है ना, फ्लाइट डिले हो गया तो इंश्योरेंस लिया। जैसे आपने कभी ओला बुक किया होगा तो ओला बुक करो तो भैया वहां भी इंश्योरेंस का ऑप्शन आने लग गया कि आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए, फ्लाइट नहीं पकड़ पाए, तो इंश्योरेंस हो जाता है। अब ऐसे ही आपने कोई इंश्योरेंस लिया यही एथेंसिक के माध्यम से। अब अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्लाइट का डेटा चेक करेगा और अगर डिले सच में हुआ है तो क्लेम अमाउंट इथेरियम करेंसी में आपको ऑटो क्रेडिट, मतलब आपके अकाउंट में चला जाता है। सोचो कितना मजेदार है ना। बिना कोई फॉर्म भरे, बिना कोई क्लेम फाइल किए पैसा अपने आप मिलेगा भैया, सब इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फीचर के जरिए। मतलब ये समझो कि आदमी का जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ये सब अगर इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए, भारत में भी ऐसा होने लग जाए, तो सोचो किसी को मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए तो अपने एजेंट को फ़ोन मिलाने की ज़रूरत नहीं है भैया। अगर मेडिकल में हुआ, ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी और वहाँ वो चीज़ चली गई तो अपने आप पैसा ट्रांसफ़र। आदमी अगर ना रहा, वो चीज़ वहाँ पता चल गया तो अपने आप पैसा ट्रांसफ़र। कोई लफड़ेबाजी नहीं, फ़ोन करने के चक्कर नहीं, फाइल लेकर के इधर उधर दरवाजे में दौड़ने की ज़रूरत नहीं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है इथेरियम। है ना मज़ेदार? सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन कहने का मतलब डिजिटल। कंडीशन मीट होती है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बस लेकिन एक चीज कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन ये है कि इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर कॉइन कौन सा होगा, पैसे कौन से कॉइन में यूज होंगे, इथेरियम। ये कंडीशन है। आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरा करोगे तो वहां पर ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि इथेरियम अगर बना रहा है तो वो सब कुछ चाहेगा अपने नेटवर्क के अंदर अपना ही कॉइन यूज होना। तो बेसिकली ये पर्पस होता है, लेकिन इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक बहुत बड़ा पर्पस ये सॉल्व होता है। अब चौथा बताता हूं। चौथा है बिनांस कॉइन, BNB। ये बिनांस कॉइन 2017 में आया था। जब लोग क्रिप्टो खरीदने लगे, उनको एक मार्केट चाहिए था सर खरीदने के लिए। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर होता है, उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में एक्सचेंज होता है। जो काम ब्रोकर का होता है स्टॉक मार्केट में, जैसे जीरोधा, एंजल, ग्रो, आप जो भी ब्रोकर यूज करो, ये सारा काम होता है भैया एक्सचेंज पर। अब जैसे इंडिया की अगर बात करो तो इंडिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinDCX। यहां रोज $492 मिलियन की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, इंडिया का ये सबसे बड़ा है जहां पर आप INR में ट्रेडिंग करते हो। हमने CoinDCX पर आप कैसे SIP करो, CoinDCX पर कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके सेपरेट वीडियोस भी बना रखे हैं। तो आप चैनल पर जाओगे, सर्च करोगे हाउ टू ट्रेड विद क्रिप्टो करेंसीज बाय सागर सिन्हा या क्रिप्टो SIP बाय सागर सिन्हा, तो अपने वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही CoinDCX की तरह ही बिनांस एक्सचेंज होता है। बिनांस ने ये बोला कि मैं अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता हूं, BNB। अगर आप बिनांस एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे तो BNB यूज करने पर ट्रेडिंग फीस में मिलेगा डिस्काउंट। है भैया, ट्रेडिंग एक्सचेंज पर कोई ना कोई कॉइन तो चाहिए जिसपे आप ट्रेडिंग करोगे। तो बिनांस क्या बोलता है, बिनांस के प्लेटफॉर्म पे हो भैया, BNB यूज कर लेना, डिस्काउंट दूंगा। अब सवाल यह है कि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ 2009 में, तब बिनांस तो था ही नहीं, तो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग उस टाइम पे कैसे करते होंगे, कहां करते होंगे? शुरुआत में लोग बिटकॉइन को किसी एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते थे, सिर्फ एक फॉर्म पर बात करते थे, एक फोरम पर बात करते थे। फॉर्म नहीं, फोरम कहते हैं उसको। जैसे आप अपने यहाँ भी जैसे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही देख लो, उधर ही बात होती थी कि भैया इतना तुम देंगे, इतना हम देंगे, वैसा वाला। एक वेबसाइट थी, क्या नाम था उसका, bitcointalk.org करके ऐसा कोई वेबसाइट था। वहाँ लोग बोलते थे, मिसाल के तौर पर ये समझ लो कि मैं 100 रुपये के बदले 2 बिटकॉइन दूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि चलो भाई पेपैल से भेज देता हूँ पैसा। दोनों मैनुअली डील कर लेते हैं। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, ट्रस्ट पे ये बेस्ड होता था। इसमें दिक्कत ये होता था कि यहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, स्कैम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे इसमें।
ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हमने देखा कि एक mt.gox करके, गॉक्स बोलते हैं कुछ लोग जॉक्स बोलते हैं, GOX बेसिकली होता है, उस नाम का एक एक्सचेंज आया 2010 में, जहां लोगों ने बिटकॉइन खरीदना और बेचना शुरू किया। पर यह एक्सचेंज 2014 में हैक हो चुका था, करोड़ों के बिटकॉइन चोरी हुए थे। फिर 2012 में कॉइनबेस एक्सचेंज आता है, यह यूएस का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बना। और फिर 2017 में आता है बिनांस एक्सचेंज, जो साथ में अपनी क्रिप्टो करेंसी BNB भी साथ में लाया, और यह बन गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज। अब पांचवा है देखो स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स का मतलब, ये स्टेबल कॉइन कोई कॉइन नहीं होता, ये कॉइन्स की कैटेगरी है। कौन से कॉइन्स स्टेबल कॉइन होते हैं ये समझाता हूं। अब देखो टीथर नाम की एक कंपनी, उसने अपना कॉइन लेकर के आया, वो USDT, जो 2014 में लॉन्च हुआ, और USD कॉइन USDC जो 2018 में लॉन्च हुआ। पहले समझाता हूं स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं। देखो क्रिप्टो दुनिया में एक बड़ा प्रॉब्लम था, वोलेटिलिटी। बिटकॉइन कभी 60 लाख का, कभी गिर के 20 लाख का, इथेरियम कभी 3 लाख का, कभी 80,000 का। तो इतने ज्यादा उतार चढ़ाव में बिजनेस कैसे किया जाए चाचा, धंधा कैसे करेंगे? तब रोल आता है कुछ स्टेबल कॉइन लाओ भैया जिसका इतना उतार चढ़ाव ना हो। तो स्टेबल कॉइन एक ऐसा क्रिप्टो होता है जिसकी वैल्यू हमेशा स्टेबल रहती है। अब USDT और USDC को ही अगर आप लेते हो तो ये दोनों क्रिप्टो की वैल्यू हमेशा $1 ही रहेगी, एग्जैक्ट $1 रहेगी। अब $1 में आपको पता है रुपया घटेगा बढ़ेगा तो आपका होगा, लेकिन $1 का जितना वैल्यू होगा ये उतना ही रहेगा। इन दोनों कंपनीज के पास हर एक कॉइन के बदले $1 बैंक में रखते हैं। मतलब ये मार्केट में जितने USDT इन्होंने बोला है कि इतने USDT रिलीज कर रहे हैं मार्केट में, ये उतना ही डॉलर ये बैंक में भी रखते हैं। तो आप ये समझो कि ईच USDT इज बैक्ड बाय डॉलर इन, वो कहां रखे हैं? उधर बैंक में रखे हैं। अब ये दोनों क्रिप्टो रेगुलर ऑडिट से सुनिश्चित करते हैं कि इनके पास उतना डॉलर रिजर्व है, किधर? बैंक में, जितने कॉइन्स इन्होंने मार्केट में सर्कुलेशन में छोड़े हैं। मतलब इनकी वैल्यू अप डाउन नहीं होती, ये बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तरह। ये स्टेबल कॉइन्स हैं। तो अब आप पूछोगे जिनकी वैल्यू ही स्टेबल रहती है, लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे? अरे ये बढ़ ही नहीं रहा है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। देखो यहां कोई कमाई का स्कोप नहीं है, मतलब इनका पर्पस ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, बल्कि यहां इनका पर्पस होता है क्रिप्टो मार्केट में स्टेबिलिटी देना। जिसको स्टेबिलिटी चाहिए वो इधर आओ भैया। क्रिप्टो प्राइसेस तो कभी ऊपर या कभी नीचे होंगे, लेकिन अगर आपको एक स्टेबल डिजिटल करेंसी चाहिए जो ट्रेडिंग में यूज कर सको, जहां आप अपना पैसा टेम्पररी पार्क कर सको, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास सरप्लस पैसा है 1 लाख रुपए। अब आप स्टॉक मार्केट में डालोगे, आपको 3 महीने बाद निकालना है, तो 3 महीने बाद हो सकता है मार्केट गिर जाए, तो भैया कम पैसा हो जाएगा। इससे अच्छा आदमी क्या करता है? FD में डाल देता है, कम मिलेगा लेकिन एक ठीक ठाक रिटर्न मिलता है तो वहां डाल देता है। ठीक इसी तरीके से स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, वहां कोई रिटर्न नहीं मिलता, वहां आपने जो पैसा रखा है वो उतना ही पैसा रहता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। पर्पस ही है स्टेबल कॉइन, वहां डाल के छोड़ दिए, जब जरूरत होगी अपने को ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए उधर से निकाल करके डाल देंगे। समझ आई? ये होता है स्टेबल कॉइन का पर्पस। जितनी बाकी क्रिप्टो करेंसीज में आप देखो, आपको लॉस भी हो सकता है, पर यहां आपका पैसा जितना है उतना ही रहता है, तो ना लॉस ना प्रॉफिट। अब इसको ऐसे सोचो कि आपको लगता है कि क्रिप्टो का मार्केट गिरने वाला है, तो आप अपना बिटकॉइन बेच करके USDT में या USDC में पार्क कर देते हो, ताकि जितना पैसा आपके पास ऑलरेडी है वो सेफ रहे। एक तरीके से स्टेबल कॉइन पैसा सेफ रखने का क्रिप्टो लॉकर है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। प्रॉफिट का कोई सोर्स नहीं है भैया, ये पीस का सोर्स है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब 7वां समझाता हूं, सोलाना 2020 में लॉन्च हुआ। अब इथेरियम के बारे में जब हमने बात करा तो आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा, यार इथेरियम क्या चीज है, इसके बढ़ने के स्कोप बहुत ज्यादा है। लेकिन एक समस्या भी थी चाचा, इथेरियम में समस्या ये थी कि वो बहुत स्लो था और उसमें गैस फीस बहुत ज्यादा लगती थी। अब आपके मन में सवाल उठेगा, ये गैस फीस क्या होती है? ना वो नहीं है, सिलेंडर की बात नहीं कर रहा मैं। एक्चुअली इथेरियम पे जब भी कोई काम होता है, जैसे पैसा भेजना या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना, तो थोड़ा पैसा लगता है सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। एक तरह की डिलीवरी फीस आप इसको समझ लो, उसी फीस को कहते हैं गैस फीस। सोचो आप स्विगी, इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट से ₹5 का पार्ले जी ऑर्डर करो,
बिस्किट ऑर्डर करो मतलब, और डिलीवरी चार्ज लग जाए आपको 200 रुपये, तो आप बोलोगे ना भैया क्या मजाक चल रहा है, 5 रुपये के बिस्किट के लिए 200 रुपये डिलीवरी चार्ज है, ऐसे थोड़ी होता है। तो बस यही कुछ हो रहा था इथेरियम पर। तब आए सोलाना वाले और बोले कि हम जेप्टो की तरह काम करेंगे भैया, फास्ट डिलीवरी और सस्ती भी रहेगी। कैसे, समझाता हूं। सोलाना में एक बार में 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड प्रोसेस होता है एट ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट। मतलब अगर इथेरियम एक स्कूटर है तो सोलाना को आप बुलेट ट्रेन समझो, हैं भारत में वंदे भारत समझो ऐसा। और सोलाना की गैस फीस इथेरियम के मुकाबले 99.8% भी ले सकते हो आप, इतनी कम होती है। तो आपसे पूछता हूं सोलाना बेहतर कि इथेरियम बेहतर? अरे भैया अलग अलग फीचर्स हैं दोनों के। तो अब इथेरियम की तरह सोलाना में भी एडवाइजेबल है कि आप उसकी नेटिव करेंसी SOL ही इस्तेमाल करोगे। आप दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी यूज कर सकते हो, लेकिन उस पर प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा और चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो साफ बात यह है कि जो भी नया क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म आया उसने अपनी एक नेटिव करेंसी भी साथ में लेकर के आया। ठीक है, तो उसका प्लेटफॉर्म यूज करना है तो करेंसी भी उसी की यूज करो, तभी आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन का प्रॉपर फायदा मिल पाएगा। ठीक है भैया, ये बात है। अब सातवां बताता हूं, मीम कॉइन, मजाक वाला कॉइन, 2 कौड़ी का कॉइन। हाँ जी ऐसा ही है, समझाता हूं। जैसे डॉज कॉइन आपने सुना होगा ना, DOGE 2013 में आया था ये। सीबा आई न्यू SHIB 2020 में आया था ये क्रिप्टोस थोड़ा हटके होते हैं, क्रिप्टो ये है लेकिन थोड़ा हटके हैं। ये कॉइन एक जोक के तौर पे आया था, मजाक के तौर पे आया था। इसका कोई काम नहीं होता, ना ही कोई बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं। तो लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं फिर, बताता हूं। हुआ क्या कि एक बार इलॉन मस्क ने मजाक मजाक में ट्वीट किया, डॉज कॉइन इज फ्यूचर। लोग पागल हो गए, पगला गए, एकदम सठिया गए। अब लोग सोचे कि भैया मस्क ने बोला है, इलॉन मस्क ने बोला है, तो ऐसे थोड़ी बोल देंगे। तो कईयों ने डॉज कॉइन खरीद लिया। मस्क के एक जोक से वो करोड़पति बन भी गए। बहुत सारे लोग इनिशियली इन्वेस्ट किया, भैया पंप हुआ, ऊपर बढ़ा, तो इनिशियल वाले टाइम वाले लोग बन गए करोड़पति। अब ये देख करके मस्क को भी लगा कि उसका मजाक तो भैया काफी ज्यादा वायरल हो गया। उसके बाद इलॉन मस्क ने भी डॉज कॉइन को टेस्ला में पेमेंट लेने के लिए एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज बैन कर दिए। मतलब टेस्ला का पेमेंट होगा तो सिर्फ डॉज कॉइन से। आज टेस्ला सिर्फ डॉज कॉइन एक्सेप्ट करता है, दूसरी कोई भी डिजिटल करेंसी नहीं। इलॉन मस्क खुद काफी डॉज कॉइन का मालिक है भैया, बहुत बहुत डॉज कॉइन है उनके पास। तो ऐसे में इन्वेस्टर को यह लगता है कि अगर इतना बड़ा आदमी डॉज कॉइन में इन्वेस्टेड है तो जरूर कुछ क्रिप्टो करेंसी का, इस वाले क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर ब्राइट है भैया। ऐसा है क्या? अरे भैया वो मजाकिया कॉइन है, उसने बनाया है, वो तो रहेगा इन्वेस्टेड। इन शॉर्ट ये बोलूं कि लोग इसको हाइप की तरह खरीदते हैं। एक फोमो फैक्टर भी होता है और एक उम्मीद भी होती है कि क्या पता मस्क की वजह से कल को डॉज कॉइन अगला बिटकॉइन बन जाए। अरे होगा कि नहीं होगा कौन जानता भैया। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हर क्रिप्टो का अपना एक यूनिक पर्पस होता है। बिटकॉइन ने डिजिटल पैसा दिया है, नो डाउट। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया है। XRP ने बैंक ट्रांसफर को फास्ट किया है। सोलाना ने स्पीड दी है और मीम कॉइन्स को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को मजाकिया बनाया है, फन दिया है। हर नया क्रिप्टो का एक नया आइडिया और एक नया इंप्रूवमेंट लेकर के वो आया है। जैसे कि रियल दुनिया में अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं, क्रिप्टो दुनिया में भी अलग अलग टीम या अलग अलग इंडिविजुअल अपने नए नए आइडियाज के साथ आते रहते हैं। और जो भी नया क्रिप्टो मार्केट में आया वो नई टेक्नोलॉजी भी साथ लाया और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी करेंसी भी लाया। और उसने कहा कि अगर मेरी टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो क्या करो, मेरा वाला क्रिप्टो यूज करना पड़ेगा। दूसरी कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूज करके देख लो, महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आई जो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही थी, उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ती चली गई। और एक बात आपको ये बात समझनी चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट अभी भी नया है सर। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंटरनेट 90s में नया था, हजारों वेबसाइट बनी थी उस वक्त, लेकिन कुछ ही वेबसाइट सक्सेसफुल हो पाई थी। ठीक उसी तरीके से 10,000 से ज्यादा क्रिप्टोज में से शायद कुछ ही लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे। मेरे हिसाब से जो क्रिप्टोज रियल और यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे
मुझे लगता है उसी का लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने का रीजन बनेगा। अब आप ये पूछोगे कि भैया कौन सा क्रिप्टो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगा, तो मैंने आपको ठीक अभी पहले जैसे बोला कि जिसका पर्पस है कुछ, जिसका गोल है कुछ, जो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, सर वही क्रिप्टो सर्वाइव करेगा। अदरवाइज बाकी 90% क्रिप्टो खाक हो जाएंगे, और अगर आपका पैसा उसमें है तो खत्म हो जाएगा। फिर से आप पूछोगे कि कैसे समझे, सर पढ़ो उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट की स्टडी करो। हर प्रोजेक्ट का डिटेल आपको इंटरनेट पे मिलता है। तभी जब आप पढ़ोगे तो सही क्रिप्टो को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसका पर्पस समझ पाओगे। नहीं तो 90% क्रिप्टोज, मैं फिर से बता रहा हूं सर, खत्म हो जाएंगे, नहीं बचेंगे, और आपका पैसा भी उसमें है वो भी जाएगा। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब क्रिप्टो में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, जब क्रिप्टो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो लोग इसमें पैसा क्यों लगाते हैं? स्टॉक मार्केट तो कंपनी का प्रोडक्ट भी होता है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होती है, पी रेशियो होता है, सब कुछ होता है। क्रिप्टो में ऐसा क्या है जिसमें इन्वेस्टर को उसकी वैल्यू का पता चले? तो चाचा देखो, स्टॉक की तरह क्रिप्टो में भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन यहां के फंडामेंटल्स थोड़े अलग होते हैं। बताऊं? पहला होता है सर यूटिलिटी, यूज केस। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो जो पर्टिकुलर क्रिप्टो है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, कितने लोग उसे यूज कर पा रहे हैं। जैसे इथेरियम का है, क्या यूज है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है। सोलाना का क्या है? ये फास्ट ट्रांजैक्शन देता है, लो फीस के साथ देता है। एक्सआरपी क्या है? बैंक पेमेंट के लिए है। अगर क्रिप्टो की यूटिलिटी स्ट्रांग है और लोग उसे एक्चुअली यूज करते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ये तय है, और उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरा होता है सप्लाई और डिमांड। जैसे बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है, 21 मिलियन कॉइन्स से ज्यादा नहीं बन सकते, उसका कोड उसी तरीके से लिखा हुआ है। और जितनी भी चीज लिमिटेड होती है दुनिया में, उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है अगर वो वैल्यूएबल है तो। और ठीक उसी तरीके से बिटकॉइन भी है भैया। तो इसलिए बिटकॉइन बाप है क्रिप्टोज का, ओजी है। और तीसरा फैक्टर है सर टेक्नोलॉजी। जिस कॉइन की बात आप कर रहे हैं उस कॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, ये भी मैटर करता है। जैसे सोलाना की बात हम कर रहे हैं, सोलाना की हाई स्पीड है, लो फीस पर, उसकी वैल्यू को सपोर्ट करता है ये। और चौथा होता है मार्केट सेंटिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रिप्टो के प्राइसेस अक्सर नहीं, सोशल मीडिया के न्यूज पोस्ट, ट्विटर और बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि इलॉन मस्क का ही देख लो, इनके ट्वीट से एक झटके में प्रभावित हो जाता है। जैसे डॉज कॉइन का प्राइस, जब इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं और उनके ट्वीट के बाद डॉज कॉइन का प्राइस देखो एकदम से भाग जाता है। तो सिंपल भाषा में यह है कि क्रिप्टो में वैल्यू ट्रस्ट प्लस यूसेज प्लस डिमांड से बनती है, ना कि किसी फैक्ट्री के आउटपुट से। अलग खेल है, थोड़ा डिजिटल है ना। तो यह था भैया क्रिप्टो का पूरा ज्ञान। और मुझे लगता है जिस तरीके से आज हमने यूज केसेस के बेस पर क्रिप्टो आपको समझाया, आज तक इंटरनेट पे हो सकता है शायद नहीं समझाया, हो सकता है मैंने ना देखा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इतनी आसान भाषा में किसी ने समझाया क्या? मुझे लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इतना आसान तरीके से आज तक किसी ने नहीं समझाया। और वैसे भी जैसे मैंने बताया कि CoinDCX भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसमें SIP करने के लिए, उसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए, उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन ध्यान से, लिंक से ही डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करना, तो उससे होगा क्या? 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा आपके ब्रोकरेज पर। डायरेक्ट जाकर के ऐप डाउनलोड करोगे, डायरेक्ट जाकर के गूगल से करोगे, तो 20% का नुकसान आपको हर ट्रेड पर, हर इन्वेस्टमेंट पर होगा। ठीक है भैया? लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कितना मजा आया, समझा पाया कि नहीं मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।